बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पुराने ज़माने की बात है कि सब बेवकूफ़ सा नाई था जो कोई काम भी सीधा नहीं कर सकता था। हत्ता के बाल काटते वक्त वो कान काट देता था और हजामत करते वक्त वो गला। नतीजा ये कि इसका काम ठप हो गया और वो अपनी चीज़ें बेचकर गुजारा करने पर मजबूर हो गया। रफ्ता रफ्ता ऐसा वक्त आया कि इसके घर में सिर्फ दो चीज़ें बाकी बचीं, इसका उस्तरा और इसकी बीवी। और ये फैसला करना दुश्वार था कि इनमें से ज़्यादा तेज़ कौन है। एक दिन नाई की बीवी इसे बेवकूफ़ियों पर ताने दे रही थी तो वो बेबसी से बोला, ये सब बार बार कहने का क्या फ़ायदा है, मैं तुमसे मुतफिक हूँ। मैंने कभी खुद से कुछ नहीं कमाया, मैं कभी खुद से कुछ नहीं कमा सकता और मैं कभी भी किसी को कमाने भी नहीं दूंगा। ये हकीकत है। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो भीख मांगो, मैं भूखा नहीं मरना चाहती। बादशाह के महल में जाकर इससे कुछ मांगो। शादी की शादी हो रही है और बादशाह गरीबों में खैरात बांट रहा है। बादशाह से कहो कि तुम्हें भी कुछ दे दे। नाई ने फिर ऐसा ही किया और वो बादशाह के महल में जाकर इससे कहा कि वो नाई को कुछ दे दे। कुछ भी क्या दूँ? बादशाह ने पूछा। अब नाई की बीवी ने ये तो नहीं बताया था कि इसे क्या मांगना चाहिए और नाई का अपना दिमाग कुछ भी सोचने से कासिर था। नाई ने परेशान होकर कहा, कुछ भी दे दें, कुछ ज़मीन दे दूं। बादशाह ने पूछा। नाई की जान में जान आई कि वो कुछ भी मसले से निकला। वो बोला, हाँ कोई भी ज़मीन दे दें। बादशाह ने इसे शहर से बाहर एक उजड़ी पिजड़ी ज़मीन देने का हुक्म दिया। नाई घर वापस पहुंचा तो बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या मिला, जल्दी बताओ ताकि मैं उसकी रोटी बनाकर लाऊं। नाई ने ज़मीन का बताया तो आग बगोला हो गई और इसे खूब डांटा कि ऐसी गैर बात ज़मीन हमारे किस काम आएगी। नाई बोला, लेकिन ज़मीन तो ज़मीन है, वो कहीं नहीं जाएगी और हमारे पास हमेशा ही रहेगी। क्या तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई दूसरा है? ज़मीन का क्या फ़ायदा अगर इसमें हम कुछ भी काश नहीं कर सकते? क्या तुम्हारे पास हल चलाने के लिए बैल हैं? बीवी ने गुस्से से कहा। नाई मुँह लटका कर बैठ गया मगर चालाक बीवी सोचने लगी कि क्या करें। आखिरकार इसने एक मंसूबा बनाया और नाई को लेकर अपनी ज़मीन पर चली गई। इसके बाद इसने नाई को कहा कि वो भी इसकी नकल करे और ख़ुद गौर से जगह जगह को देखने लगी। मगर जैसे ही कोई आदमी इनके करीब आया तो उसे बैठ जाती जैसे कुछ भी ना कर रही हो। इस ज़मीन के करीब ही जंगल में 7 चोर थे। वो सारा दिन देखते रहते कि नाई और इसकी बीवी छुप छुप कर ज़मीन में कुछ तलाश करते हैं। जब शाम डली, एक चोर नाई के पास गया और इससे पूछने लगा कि कोशिश करने लगा कि इसके किस चीज़ की तलाश है। नाई की बीवी ने पहले तो कुछ देर टाल मटोल की, फिर गोया थक हार कर कहने लगी, ये ज़मीन मेरे दादा की है। इन्होंने यहाँ अशरफों की 5 देगें दफन की थी मगर हमें इनकी सही जगह बताने से पहले वो फौत हो गए। अब हम वो देगें तलाश कर रहे हैं। तुम किसी से ये बात मत करना वरना देगें तलाश करके ले जाएंगे और हम महरूम रह जाएंगे। चोर ने वादा किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा। मगर शाम डलते ही जब नाई और इसकी बीवी घर वापस चले गए तो चोर अपने साथियों को लेकर आया और सातों ने मिलकर बैलों से हल चलाना शुरू कर दिया। वो ख़जाना तलाश करने लगा। सुबह तक खेतों की ऐसी हालत हो गई जैसे इसमें 7 मरतबा हल चला दिया गया हो, मगर इन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिला। अगली सुबह नाई की बीवी ने सारे खेतों में हल चला देकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर वो बीज उधारे लेकर आई और ज़मीन में बो दिए। इससे बहुत ही ज़्यादा फसल अच्छी पैदा हुई। नाई की बीवी ने तमाम काम कर दिए थे, फिर भी इतने पैसे बच गए कि इसने कुछ सोना खरीदा और एक मटके में छुपा दिया। जब चोरों ने ये देखा तो गुस्से में आ गए। फिर वो नाई के घर गई, इससे कहने लगे, हमें फसल में से हमारा हिस्सा दो क्योंकि हमने हल चलाया था। नाई की बीवी हंसी और कहने लगी, मैंने तुम्हें बताया था कि ज़मीन में सोना है लेकिन वो तुम्हें नहीं मिला। अब वो सोना घर में एक मटके में छुपाया हुआ है लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगा। इस पर चोरों ने कहा, अगर तुम सीधे रास्ते तरीके से हमारा सोना नहीं दोगे तो हम खुद से ले लेंगे, बेशक आज रात देख लेना। नाई की बीवी ने फिर इनकार किया और चोर वापस चले गए। लेकिन एक चोर घर में छुप गया ताकि रात को अपने साथियों के लिए दरवाज़ा खोल दे। नाई की बीवी ने अपनी आँख के गोशे से छत्ते देख लिया। नाई चोरों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसने अपनी बीवी से पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? बीवी बोली, ऐसी जगह छुपाया है कि वो किसी को भी नहीं मिलेगा। बाहर के दरवाजे के साथ रखे मटके में मिठाइयों के नीचे छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। आधी रात को अपनी आरामगाह से निकला और मटका लेकर फरार हो गया। सब चोर मिलकर बाहर जंगल में पहुंचे और माल तकसीम करने की तैयारी करने लगे। मटका लाने वाला चोर कहने लगा, नाई की बीवी ने बताया था
کہ सोने के ऊपर मिठाइयाँ रखी हुई हैं ताकि किसी को शोभा ना हो। पहले मिठाई बांध कर खा लेते हैं, फिर सोना बांधते हैं। जंगल में घुप अंधेरा था। चोरों ने मटके में से टटोल कर मिठाइयाँ निकाली और खाने को मुंह में डाले और थोड़ी ही थू थू कर थकने लगे। नाई की बीवी ने मटके में मिठाई की जगह अपने डाल कर रखे हुए थे। सब चोरों को बहुत गुस्सा आ गया। अगली सुबह वो नाई के घर पहुंचे, फसल में से अपना हिस्सा मांगने लगे। नाई की बीवी इनकी शक्लें देखकर हंसने लगी। इस पर चोर बोले, तुमने 2 मरतबा हमें बेवकूफ़ बना दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर वो तबतबाते हुए चल दिए। जाते जाते एक चोर दोबारा एक कोने में छुप गया और नाई की बीवी ने इस मरतबा भी इसे छुपते देख लिया। नाई ने परेशान होकर पूछा, तुमने सोना कहाँ छुपाया है? गद्दे के नीचे तो नहीं छुपा लिया? नाई की बीवी ने तसल्ली दी, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ, सोना महफूज है। मैंने इसे बाहर नीम के दरख्त के ऊंचली शाखों में एक पोटली में बंद करके छुपा दिया है। चोर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। रात को जब सब सो गए तो वो अपनी गमगीन गाय से निकला और इसने अपने साथियों को बताया। सब चोर नीम के दरख्त के नीचे जमा होकर ऊपर देखने लगे तो कुछ गौर करने पर ऊपर दरख्त पर एक पोटली बंधी हुई दिखाई दी। चोरों का सरदार बोला, वाकई ऊपर पोटली बंधी हुई है। एक आदमी ऊपर चढ़े और उससे उतार लाए। एक चोर ने कमीज़ उतारी कि इसको धोती बांधी हुई और ऊपर चढ़ने लगा। अब ये हुआ कि नीम के दरख्त पर शहद की मक्खियों ने एक छत्ता बना रखा था। जब चोर चढ़ने के करीब था, इसने हाथ आगे बढ़ाया तो शहद की मक्खी ने ज़ोर से इसकी रान पर डंग मार लिया। चोर ने तकलीफ से परेशान होकर बेसाख्ता अपनी रान पर हाथ मारा। चोर कहीं कि तुम अपनी पोटली नीचे उतारने की बजाय इसमें से सोना निकालकर अपनी जेब में बढ़ रहे हो। नीचे खड़े चोर चलाए अंधेरे की वजह से बाकी सब चोरों को भी यही लगा था। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, दरख्त पर कुछ है जो मुझे चुभ रहा है। दरख्त पर चढ़े चोर ने कहा। इसी वक्त एक दूसरी मक्खी ने भी इसके सीने पर डंक मारा। चोर ने सीने पर हाथ मारकर इसे अलग करना चाहा। नीचे खड़े चोर चलाने लगे, हमने देख लिया है, तुमने सोना छुपा रहे हो। इन्होंने दूसरा चोर ऊपर भेजा मगर अब शहद की मक्खियाँ फैल चुकी थी। इन्होंने इस चोर के जिस्म पर भी कांटा मारा शुरू कर दिया। वो बेख्तियार अपने जिस्म पर जगह जगह हाथ मारने लगा। बाकी चोरों को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि दूसरा चोर भी बेईमान निकला, वो भी सोना छुपा रहा है। फिर सब चोर एक एक करके ऊपर चढ़ते गए और एक के साथ ऐसा ही हुआ। आखिर सरदार की बारी आई। इसने छत्ते की मजबूती से पकड़ा ही था कि वो शाख जिस पर सब लोग खड़े हुए थे वजन बर्दाश्त ना करते हुए टूट गई। सब नीचे जा गिरे। छत्ता इनके ऊपर आ गिर गया। मक्खियाँ इन पर टूट पड़ी। तब चोर जान बचाकर भागी। इसके बाद कई दिनों सुकून रहा क्योंकि चोर इस काबिल ना थे कि चल फिर सकते। नाई और उसकी बीवी सोचने लगी कि शायद चोर अब दोबारा नहीं तंग करने आएंगे, लेकिन ये इनकी गलतफहमी थी। एक रात जब वो कमरे की खिड़की खोलकर सोए हुए थे तो नाई की बीवी की आंख सरगोशियों की आवाज़ से खुल गई। चोर की आवाज़ें पहचान कर इसके होश उड़ गए। इसने सोचा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और नाई का उसरा पकड़कर खिड़की के साथ छुपकर खड़ी हो गई। पहले वाले चोर ने आहिस्ता से सर अंदर किया और अंधेरे कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। नाई की बीवी ने उस्तरे वाला हाथ घुमाया और चोर की नाक काट डाली। खुदाया, मेरी नाक किस चीज़ से लगकर टूट गई है। चोर तकलीफ से चिल्लाया। अरे खामोश हो जाओ, तुम सबको जवा दोगे, चुप करके अंदर जाओ। बाकी चोरों ने आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में डांटना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। दूसरे चोर ने कहा, ए बुज़दिल, तुम्हारी नाक खिड़की से टकराकर जख्मी हुई है और तुम रो पड़ रहे हो, मैं अंदर जाता हूँ। दूसरे चोर ने कहा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने सर अंदर किया तो नाई की बीवी ने अपना उसरा चला दिया और उसकी नाक भी कट गई। खुदाया, ये अंदर वाकई ही कोई तेज़ चीज़ है। चोर तकलीफ से चिल्लाया। पास खड़े चोर ने कहा, पीछे हटो, मैं देखता हूँ। तीसरे चोर ने कहा। वो अपना सर खिड़की के अंदर डाला, फिर वही इसकी नाक भी कट गए, दूर जा गिरी। उफ, वाकई अंदर कोई तेज़ चीज़ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी नाक ही काट डाली हो। तीसरा चोर मुझे पीछे हटते हुए कहा, बेवकूफ़ो, तुम लोग बुज़दिल हो, मुझे अंदर जाने दो। चौथे चोर ने खिड़की में सर डाला और नाक काट कर पीछे आ गया। पांचवा और छठे चोर के साथ भी ऐसा ही हुआ। सरदार की बारी आ गई। साथियों को, तुम सब जख्मी हो गए हो, एक आदमी ठीक रहना चाहिए ताकि वो सब जख्मियों की हिफाजत और तामदारी कर सके। किसी अगली रात वापस आते हैं। सरदार ने कहा। सब चोर वापस पलट गए। नाई की बीवी ने चिराग जलाया और तमाम चोरों की नाकें एक डब्बी में जमा कर ली। चंद दिन सुकून से गुजरे। मौसम खूब गर्म हो गया और कमरे के अंदर सोना मुमकिन नहीं रहा, तो नाई और उसकी बीवी ने बाहर सैन में चारपाइयाँ बिछा लीं। फिर चोर चंद दिन बाद वापस आए। इन्होंने सोचा कि सोना ज़रूर नाई की बीवी के पास है तो इसे ही उठाकर ले जाते हैं।
वो दबे कदमों आगे बढ़े, उसकी चारपाई पर अपने कंधों पर उठाकर जंगल में अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद ही नाई की बीवी की आंख झटके वगैरह लगने की वजह से खुल गई। जानकर दुख रह गई कि चोर इसकी चारपाई उठाकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो सोचने लगी कि अब मैं इससे कैसे बचूं। कुछ देर बाद चोर थक गई। वो एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रखे और मशवरा करने लगे कि कुछ देर यहाँ रखते हैं और चारपाई नीचे रखकर कमर सीधी कर लेते हैं। नाई की बीवी ने मौका गनीमत जाना और इसने तकियों के ऊपर चादर ऐसे डाली कि ऐसे लगता था कि वो बिस्तर पर ही लेटी हुई है, और फिर बरगद की एक लटकती चटाक को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ गई, शाखों में छुप गई। चोर ने चारपाई कंधों से उतारकर नीचे ज़मीन पर रख दी और फैसला करने लगे कि दोपहर की पहली बार किसकी होगी। सरदार के नाम का कड़ा निकला, क्योंकि बाकी सब ने अभी तक नाक के जख्मों की वजह से तकलीफ में थे। फिर सब जोर सो गए। सरदार पहरे पर खड़ा हो गया। नाई की बीवी को अचानक एक ख्याल सूझा। इसने सोचा कि ये दरख्त की परी है जो मुझ जैसे हसीन शख्स पर आशिक हो गई है। इसने अपनी मुच्छों को ताव दिया और पूछा, कौन हो तुम हसीना, नीचे ज़मीन पर उतरो, मुझसे खौफ मत खाओ। परी ने जवाब दिया, नहीं, और आशिकाना गाने में धीमे से सुरों में गाती रही। सरदार ने यह देखा तो खुद दरख्त पर पेड़ पर चलने लगा। जब वो परी के करीब पहुंचा तो परी ने एक सर्द आग भरी और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतना उदास होने की क्या बात है, ए परी, दूसरी सरदार ने बेताब होकर पूछा। नाई की बीवी ने इसे उदास लहजे में कहा, मुझे लगता है कि तुम एक हरजाई हो और मुझसे मोहब्बत नहीं करते। लंबी नाक वाले मर्द हमेशा ही हरजाई होते हैं। सरदार ने अपनी वफा का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना मानी। आखिर नाई की बीवी ने कहा, ऐसा करो कि तुम अपनी ज़ुबान का लंबा सा बाहर निकालो, मैं इसे छूकर जान लूँगी कि ये ज़ुबान सच्ची बोलती है या झूठ। चोरों के सरदार ने खुश होकर अपनी ज़ुबान बाहर की तरफ निकाली, इसके करीब आई और इस तरह से इसकी ज़ुबान को काट कर 2 टुकड़े कर दिए। चोरों की नाक कटने के बाद नाई की बीवी ने इस तरह अपने पास ही रख लिया। अब सरदार तकलीफ और शिद्दत से ज़ोर से चीखा, दरख्त से नीचे जा गिरा। क्या हुआ, क्या हुआ? दूसरे चोर जा गए। सरदार ने ऊपर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बोल न सका। ज़ुबान कटने की वजह से बोलने से कासिर हो चुका था। लगता है सरदार पर जादू हो गया है, दरख्त पर ज़रूर कोई अजीब चीज़ है। चोर घबरा कर बोले। इस वक्त नाई की बीवी ने अपनी सफ़ेद चादर लहरानी शुरू कर दी, मुंह से खौफनाक आवाज़ें निकालने लगी। चोरों की खौफनाक से जान निकल गई। उन्होंने बदख्वास्त होकर अपने सरदार को कंधों पर उठाया और अपने घर की तरफ भाग गए। और वो दूर निकल गए तो नाई की बीवी ने भी अपनी चारपाई पर सर पर उठाई और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। सरदार की ज़ुबान का जहन कुछ ठीक हुआ तो उसने मुश्किल से बताया कि इसके साथ क्या हुआ था। चोर अब अपने नाके और इसके इंसाफ तलब करने लगे। वो नाई से इन्हें इनकी मेहनत का मुआवजा दिलवा दे, लेकिन नाई की चालाक बीवी ने भी अपना मुकदमा पेश कर दिया और सबूतों के तौर पर चोरों के नाके पेश की। जब बादशाह ने चोरों की नाकें देखी और सारा किस्सा सुना तो इसने चोरों को जेल में डाल दिया और नाई को अपना वजीर बना दिया। बादशाह ने कहा, जब तक इस नाई के सर पर इसकी अक्लमंदी बीवी का साया सलामत है, कोई अहमकाना काम नहीं कर सकता, और हम इसकी बीवी के साथ होते हुए इससे बेहतर वजीर नहीं मिलेगा। इस तरह नाई की बीवी की अक्लमंदी की वजह से इन चोरों से भी जान छूट गई और इनके हालात भी बेहतर हो गए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाजमी शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिएगा। बादशाह कहानी टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।